दादाजी ने तुरंत जवाब दिया, अभी इतना निश्चिंत मत हो, मुझे उसकी लाश दिखाओ। रवि थोड़ा आहत होकर बोला, आपको मुझ पर भरोसा नहीं या मेरी बंदूक पर? दादाजी शांत स्वर में बोले, मानवमुखी गिद्ध की जान बहुत मजबूत होती है, मैं सिर्फ सावधानी बरत रहा हूं। आखिर सावधानी ही सुरक्षा है। रवि ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, ठीक है, जिसे देखना है मेरे साथ आओ। लाश आंगन में बड़े पेड़ के नीचे पड़ी है। हम सब रवि के पीछे पीछे बाहर निकले। जैसे ही आंगन में पहुंचे, हम सबकी आंखें फटी रह गई। जमीन पर बस कुछ पंख बिखरे पड़े थे, लेकिन मानवमुखी गिद्ध कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गिद्ध कहां है? तुमने तो कहा था मार दिया। रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? मैंने साफ निशाना लगाया था, फिर पास जाकर उसे लात भी मारी थी। जब कोई हरकत नहीं हुई तभी तो निश्चिंत हुआ। जमीन पर पड़े खून के निशान देखकर साफ लग रहा था रवि झूठ नहीं बोल रहा था। दादाजी गंभीर स्वर में बोले, वो चाहे भाग गया हो, लेकिन ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। फिर उन्होंने फैसला सुनाया, एहतियात के तौर पर अब जब बैलगाड़ी है, हमें शहर निकल जाना चाहिए। जब तक वो पूरी तरह खत्म न हो जाए वापस नहीं आएंगे। सबने सहमति में सिर हिलाया। वैसे भी इतनी दहशत के बाद अब नींद कहां आएगी? शहर पहुंचकर पुलिस वालों की सुरक्षा में ही चैन मिलेगा। हमारे गांव की सड़कें इतनी खराब थी कि कोई मोटर गाड़ी अंदर आ ही नहीं सकती थी। आवाजाही सिर्फ घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी से ही होती थी। दादाजी ने बैलगाड़ी को तेजी से हाँका। गांव से थोड़ा दूर निकलते ही हम सबने राहत की सांस ली। दादी ने कहा, चलो आखिर उस मनहूस जगह से निकल ही आए। लेकिन तभी मैंने अचानक अपनी नाक जोर से सिकोड़ी। हवा में एक बेहद घिनौनी सड़ी हुई गंध तैर रही थी और वो गंध कहीं बहुत पास से आ रही। मैंने जोर से अपनी नाक सिकोड़कर सांस खींची। अचानक मुझे एक बेहद घिनौनी सड़ी हुई बदबू महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे वो बहुत दूर से आ रही हो। मैंने सिर उठाकर चारों तरफ देखा, लेकिन घना कोहरा छाया हुआ था। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं घबराकर बोला, मुझे फिर से मानवमुखी गिद्ध की गंध आ रही है। दादाजी झल्लाकर बोले, चुप कर पगले, ऐसा कैसे हो सकता है? पिताजी ने भी कहा, मान लो वो मरा नहीं, लेकिन इतनी बुरी तरह घायल था, वो हमारे पीछे इतनी दूर तक नहीं आ सकता। मैंने डरते हुए कहा, अलमारी में मैं उसके बहुत करीब था, ये गंध मैं पहचानता हूं, मैं गलती नहीं कर सकता। दादाजी ने तुरंत लगाम कसते हुए कहा, सब ठीक से बैठ जाओ, लगता है रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। उन्होंने जोर से चाबुक चलाया। बैलगाड़ी और तेज भागने लगी, लेकिन जितना हम आगे बढ़ते गए वो बदबू उतनी ही तेज होती गई। अचानक बैलगाड़ी झटके से रुक गई। दादाजी ने कांपती आवाज में कहा, उधर देखो, वो क्या है? मैंने सामने झांका। घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन धुंध के बीच कुछ आकृति सी खड़ी थी, ज्यादा दूर नहीं। उसके पीछे जैसे पंख फैले। मेरे मुंह से अनायास निकला, वो मानवमुखी गिद्ध है और वही गंध उसी के शरीर से आ रही है। हम तीनों के चेहरे पर एक साथ डर उतर आया। हम बैलों के पीछे छिप गए। जरा सी भी हरकत करने की हिम्मत नहीं हुई। वो आकृति धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो थोड़ा पास आई, उसका चेहरा साफ दिखा। अरे वो तो गांव के पश्चिम वाले मोहल्ले का शंभू था, और जो हमें पंख लग रहे थे वो दरअसल एक बड़ा सा पतंग था जो उसकी पीठ पर अटका हुआ था। दादाजी गुस्से में चिल्लाए, अरे ओ बदमाश, आधी रात को यहाँ क्या कर रहा है? ये सुनते ही शंभू घबराकर तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। शंभू अचानक घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो कांपती आवाज में बोला, मुझ पर उस बड़े पंछी ने हमला किया था। अगर मैं झाड़ियों में न छुपता और इस पतंग को सामने ढाल की तरह न पकड़ता तो आज मेरी लाश उठ रही होती। अब मुझे समझ आया, मुझे जो मानवमुखी गिद्ध की गंध आ रही थी वो इसी वजह से थी। शंभू हांफते हुए बोला, वो आसमान में चक्कर काट रहा था, फिर अचानक नीचे झपका। बस जरा सा